चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू स्फीयर्स हैविंग सेम रेडियस एंड मास आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, कह रहा है कि दो स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल है, मास सेम है, रेडियस सेम है। ठीक है, मतलब दोनों स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल है। आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग से, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ बराबर, फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही जगह से। ठीक है, अब क्या करें कि इन सच अ वे दैट देयर सरफेसेस टच ईच अदर, दोनों का दोनों जो स्फीयर है उसका सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का सिचुएशन कह रहा है कि ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। ठीक है, आइडेंटिकल है, सेम रेडियस सेम मास का, और दोनों का सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा है। ओके, दोनों का लेंथ भी स्ट्रिंग का सेम है, दोनों सेम पॉइंट से सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, कह रहा है क्या कि ऑन डिपॉजिटिंग 4 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज ऑन देम, इस पूरे पे ठीक है कितना चार्ज दिया गया, टच में है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, चार्ज थ्रू आउट स्प्रेड हो रहा है, कितना 4 × 10⁻⁷ कूलम का। ठीक है, चार्ज यहाँ पे दे रहा है ऑन देम। दे रिपेल ईच अदर इन सच अ वे दैट इन इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग बिकम्स 60 डिग्री। कह रहा है कि ये जब इस पे चार्ज डिपोजिट किए तो दोनों के दोनों बॉडी पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट में सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये रिपेल कर रहा है, और जब इसमें रिपल्सन हो रहा है तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर रहा होगा, रिपल्सन होने के बाद जब ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन को अचीव कर रहा होगा, तो उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहा जा रहा है कि ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का देखिए। ओके, तो दोनों का मास इक्वल है mm, दोनों का रेडियस सेम है, सेम रेडियस सेम मास का, मतलब आइडेंटिकल स्फीयर है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, बराबर। कितना 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो लिखते हैं 2 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज इस पे, और इस पे भी क्यू अमाउंट का जो चार्ज होगा वो कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम, दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज। ठीक है, इक्वल चार्ज। ठीक है, आइडेंटिकल भाई। अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब ये इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, तो इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, लिखेंगे F12, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये इसके अलोंग। ठीक है, मैं डाटा को यहाँ लिख देता हूँ MQ। ओके, Q पता ही है, लिख भी देता हूँ 2 × 10⁻⁷, और ये इस तरफ में फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना फोर्स इसी तरह से एग्जर्ट हो रहा होगा। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी के अलोंग लगता है फोर्स। कितना, तो फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। ओके, F21। ठीक है, समझ गए, ये दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन 11th में पढ़े थे। ओके, वहाँ पे जब न्यूटन्स का लॉ पढ़ रहे थे, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए तब आप इक्विलिब्रियम वहाँ पे पढ़े। ठीक है, पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो भी देखते हैं, समझते हैं इक्विलिब्रियम को कैसे सॉल्व किया जाता है, समझना है। ठीक है, समझिए, बहुत ईजी रहता है। खैर, उसको समझते हैं। उसके बाद और क्या कह रहा है इन्फॉर्मेशन, ये देख लिया जाए कि ये हो गया। कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस गिवन कर रहा है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और ये एंगल 60, तो आपका ये पूरा का पूरा डायग्राम जो बन रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, बन रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों लेंथ आपका बराबर है। ठीक है, तो आइसोसेलेस बनता, लेकिन एंगल यहाँ पे 60 है, तो ये हो गया कि दो लेंथ बराबर और एंगल ये 60, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी क्या होगा 60, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगा 20। तो चलिए, आपको एक टेंशन खत्म, लेंथ आपको नहीं निकालना पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, कुछ और तक लेंथ लिखना पड़ता, निकालना पड़ता हमें 20 सेंटीमीटर सेपरेशन जो है इसमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, R12 कहिए चाहे R21 कहिए, दोनों तरफ से डिस्टेंस वही रहेगा। ओके, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, तो R12 R21 का डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी होना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि
फाइंड द मास ऑफ ईच स्फीयर। फाइंड करिए, क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, वीडियो पॉज कीजिए और फाइंड करिए इसको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ जान रहे हैं, इक्विलिब्रियम निकालना आता है आपको। ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करना आ रहा है तो करिए। ठीक है, करने के बाद फिर से देखिए वीडियो, फिर देखिए कैसे बन रहा है। ओके, ठीक है, देखते हैं कैसे बन रहा है। अब देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, किसी एक बॉडी पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहीं पे देखता हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे। ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बॉडी है हमारा m मास का बॉडी है। ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, F12, जो इसको रिपेल कर रहा है। लेकिन ये बॉडी यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, ये 60 का एंगल बना है तो यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स इधर लग रहा है F12, इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स इतना ही मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का, इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर कर रहा है। मतलब इधर भी कोई ना कोई फोर्स है ना, इधर भी कोई ना कोई फोर्स है इस चार्ज बॉडी पे। ठीक है, इस बॉडी पे, स्फीयर पे, जो कि इस फोर्स को काउंटर कर रहा है। ठीक है, तभी ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में है। ओके, दूसरी बात, ये बॉडी जिसका मास m है, तो इसका मास आपको गिवन है m, तो m मास का बॉडी जो है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग 1 रखे हुए थे, बॉडी 1, तो m मास का जो बॉडी है हमारा है, इसका मास m है, तो इसमें श्योर है कि एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी मास बॉडी पे लगता है। ठीक है, जो उसका वेट कहलाता है। तो ये फोर्स डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कितना, mg। तो अगर वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है mg का, तो ये बॉडी जो सस्पेंडेड बॉडी यहाँ पे हैंग हो रहा है और 60 डिग्री पे सेपरेटेड है इस तरह से, ये तो रुका हुआ है, स्टैटिक है। ये mg फोर्स लग रहा है, तो इस मास को, इस बॉल को, इस स्फीयर को नीचे आना चाहिए था। क्या ये नीचे आ रहा है? नहीं। ये नीचे क्यों नहीं आ पा रहा? जब फोर्स लग रहा है इस पे तो mg, ठीक है, ऊपर कोई है क्या कहीं पे? नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो है जिसके चलते ये नीचे नहीं आ पा रहा है। कौन है जो उसको नीचे नहीं आने दे रहा है, खींचने नहीं दे रहा है? ये रस्सी। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अगर टूट जाए तब बात बन जाए, है ना। अगर ये रस्सी टूट जाए तो ये नीचे भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन स्ट्रिंग टूट नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग टूट नहीं रहा है, ये स्ट्रिंग मजबूती से इसको पकड़े हुए है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग सपोर्ट कर रहा है, इस दोनों फोर्स को काउंटर कर रहा है। इसमें जो फोर्स लग रहा होगा इस स्ट्रिंग में, जो कि काउंटर फोर्स दे रहा है, इसका रिएक्शन फोर्स जो दे रहा होगा, उसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक है, टेंशन एक तरह का फोर्स हो गया। ठीक है, जो प्रोवाइड होता है, जो क्रिएट होता है, ऐसा नहीं हमेशा रहता है वो। ठीक है, वो डेवलप होता है और वो वेरिएबल होता है। जितना फोर्स आप इधर लगाएंगे, ठीक है, उसको अपोज करने के लिए उतना इसमें डेवलप होते जाएगा, और जितना तक उसका स्ट्रेंथ होगा, डेवलप होने का होगा, बाद में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब बात हो रही है क्या कि ये जो टेंशन फोर्स है, यही स्ट्रिंग का जो टेंशन है, यही इसको नीचे नहीं आने दे रहा। अगर रस्सी नहीं रहता तो नीचे आता। ठीक है, तो मतलब जितना फोर्स mg का नीचे लग रहा है, उतना ही फोर्स क्या होगा, ठीक इसके इक्वल और अपोजिट में लगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो एक एक्शन के लिए, किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन होना है। ओके, तो यहाँ इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का दोनों, ठीक है, फोर्स बराबर होगा। तो mg फोर्स के बराबर एक फोर्स यहाँ पे, वो फोर्स इसी टेंशन का फोर्स है। इस टेंशन का कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर में आप पढ़े हैं, लेने आता होगा। एंगल इसके लिए चाहिए, तो आपको मैंने अभी कहा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये 60 है तो ये भी 60, और ये 60 है तो ये 30। ठीक है, आप डायरेक्ट एंगल से कर सकते हैं या फिर साइन को भी यूज़ कर सकते हैं कॉस के बदले। अगर एंगल पता रहे आपको तो सीधा कोसाइन लिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एंगल आपको पता रहता है तो एंगल जिस आर्म से अटैच रहता है, जिस भी लाइन से अटैच रहेगा, वो बेस बन जाता है, तो इसलिए कोसाइन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एंगल अगर नहीं पता रहेगा तो हम साइन लेते हैं उसके दूसरे एंगल से, सामने वाले एंगल से। ठीक है, तो चलिए, यहाँ दोनों एंगल पता है, दोनों तरफ आप कॉस कॉस लेके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप कॉस और यहाँ पे साइन लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैं कॉस ही ले रहा हूँ, दोनों एंगल पता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी का कंपोनेंट इस तरफ में आया, टी कॉस 30 डिग्री। ओके, और ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, तभी ये बॉडी ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। ठीक है, चलिए, अब दूसरी बात आती है कि टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स जो भी कहिए, ठीक है, उसको ठीक काउंटर कर रहा है इस तरफ में, वो हो गया टी कॉस 60 डिग्री। टी कॉस 60 डिग्री, तो एक फोर्स का कंपोनेंट टी कॉस 60 डिग्री डेवलप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, अपोज करने के लिए। जैसे mg का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये कांस्टेंट फोर्स होता है। जब भी कोई मासी पाएगा तो उसमें mg ही रहेगा।
ठीक है। कंडीशन अलग अलग है, ग्रेविटेशन में पढ़िए वो अलग चीज़ है, ठीक है, कि जी का वेरिएशन, लेकिन उससे मतलब नहीं, यहाँ पे एम जी कॉन्स्टेंट हुआ और इसके चलते डेवलप होता है टेंशन, ठीक है, ये जो फोर्स है इसके चलते डेवलप होगा टेंशन, ठीक है। तो जो भी टेंशन डेवलप हुआ उसका कंपोनेंट ले लिया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। देखिए क्वेश्चन तो आप कई बार बनाते होंगे, ये सब बहुत आसान चीज़ें, सिंपल चीज़ें, सोचते हैं कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं सर, ओके, लेकिन यही है कॉन्सेप्ट। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो जब चीज़ों को समझने लग जाओगे ना, ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा इजीली बना पाओगे। कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है नीट में, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है जेईई मेन में, ठीक है। इसलिए तो कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा रहता है वो पूरा का पूरा बना के आते हैं, 720 का 720 नंबर लेके आ जाता है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपना अच्छा बनाइए, ओके। देखिए अब इक्विलिब्रियम को लेके हम लोग निकालते हैं, निकालना हमें मास है, ठीक है, और अपने पास सिचुएशन क्या क्या आ गया है, एक इक्वेशन आ रहा है इस इक्विलिब्रियम से, तो हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। हालांकि जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब लिखना नहीं होता, डायरेक्ट बनाना होता है बिना कुछ लिखे, ठीक है, मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, ओके। नहीं तो मैं भी वही करता, डायरेक्ट F12 बिकम्स इक्वल टू टी कॉस थीटा, mg बिकम्स इक्वल टू टी साइन कॉस थीटा, टी कॉस 30 डिग्री उधर टी कॉस 60 डिग्री, या वो भी नहीं करता, टी कैंसिल करता, सीधा डायरेक्ट बनाता। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, देखिए कैसे। चलिए पहले हम बात करें यहाँ पे, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, F12 बिकम्स इक्वल्स टू किसके, टी कॉस 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 0, ठीक है, वेक्टोरिकली, तो इसलिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, ठीक है, जो भी डायरेक्शन लीजिए, अगर ये x पॉजिटिव लिया है तो टी कॉस थीटा 60 डिग्री पॉजिटिव और F12 नेगेटिव में, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, इक्वेट कर दीजिएगा। ये एक इक्वेशन आपके पास बन रहा है। दूसरा इक्वेशन आपके पास बन रहा है क्या 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 क्या, एम जी और इस टेंजेंट का, तो यहाँ पे है क्या, एम जी बिकम्स इक्वल्स टू क्या, टी कॉस 60 की जगह 30 डिग्री, और अगर सेम एंगल रखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे साइन 60 कर दीजिएगा, ठीक है। दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में से आपको चाहिए क्या, m F12 निकाल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चाहिए कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा कि पता ही है, Q1 Q2 पता ही है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पता है, इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। m चाहिए आपको निकालना है, g आपको पता है, टेंशन नहीं पता है, तो हमेशा काम करते हैं कि इस इक्वेशन से टेंशन गायब हो जाए। क्या करें, यस, ठीक है, डिवाइड कर लें। तो चलिए इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ। इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ 1 से, क्योंकि मुझे m चाहिए, इसी को मैं ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, तो बाय डिवाइडिंग लिख लीजिए, या डायरेक्ट ऐसे करता हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेंटेंस कहाँ लिखने चाहूँ, 12th का करूँगा, बोर्ड का होगा तब करते रहना, ठीक है। अब देखिए ये 2, ये वाला इक्वेशन हो गया हमारा एम जी अपॉन F12 मैं नहीं लिखूँगा, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ K, ओके, Q1 Q2, Q कितना है 2 × 10⁻⁻7, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7, 2 जा -14, ओके। तो K Q1 Q2 बाई r², डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर मतलब 20/100, ठीक है, सेंटी 100, ओके, का स्क्वायर हो गया। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है। राइट हैंड साइड में हमारा इक्वेशन के राइट RHS में टी खत्म, ठीक है। मैंने इक्वेशन 2 को ऊपर रखा है और 1 को नीचे, ठीक है। 2 हमारा क्या है cos 30 अपॉन cos 60, ओके। आप चाहें तो इसको साइन 60 लिख सकते हैं, साइन 60 अपॉन cos 60 अगर लिख लें तो ये tan 60 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ tan 60, ठीक है, tan 60, ओके। चलिए अब m फाइंड करना है हमें, m बिकम्स इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा वैल्यू इधर भेज दूँ और tan 60 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ। k का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 4 × 10⁻14, ओके, इंटू ऊपर और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, tan 60, ओके। tan 60 का वैल्यू √3 अपॉन, पहले ये कर लूँ 20/100 का स्क्वायर, मैं इसे 1/5 कर लूँ, ठीक है, 1/5 का स्क्वायर, ओके, और 1/5 का स्क्वायर 25 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसे 25 यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, खत्म कहानी। अब m के साथ में g यहाँ अटैच था, g को मैं नीचे भेज दे रहा हूँ 10, ओके। सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। देखिए क्या क्या सब तो सॉल्व ही है, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब 25 4 100 हो गया, उस 100 में से एक जीरो को गायब कर लें, बच गया 10, तो चलिए ये कहानी ख़त्म हो गया 10 का,
ठीक है, ऊपर सिर्फ बच गया अपने पास में इन तीनों को साफ करने के बाद 10 बच रहा है। ओके, 10 का पावर 1 और 10 का पावर 9 ये दोनों आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बच हो गए 10। ओके, अब ये 10 और ये -14 तो बच रहे हैं -4। अब क्या 9 इंटू √3, ठीक है, यही बचा 9√3 इंटू 10 पावर -4 इज़ द आंसर kg में। ठीक है, तो m बिकम्स इक्वल्स टू 9√3 इंटू 10 पावर -4 kg। ठीक है, और √3 का वैल्यू पुट करते हैं तो 1.732, ठीक है, इंटू 10 to the power -4 kg। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना आ जा रहा है। तो ये मास जो हमें आ जा रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे आपको देखने दिक्कत हो रही होगी। m बिकम्स इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18, 1 9 3 ज़ा 27, 8 2 9 7 ज़ा 63, 5 बचा 6, 9 1 ज़ा 9, 6 15। ओके, तो 15.588 इंटू 10 पावर -4 और साइंटिफिकली लिखेंगे तो 1.588, ठीक है, 5588 इंटू 10 पावर -4 की जगह हो जाएगा 10 पावर -3 kg। ओके, ये हो गया। आप इतने बड़े को राउंड ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं सिग्निफिकेंट फिगर जो हम देखने जाते हैं, ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो कम से कम 2 डिजिट तक में आंसर दे दीजिए। तो m बिकम्स इक्वल्स टू 1.56। ऐसे नियम है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो भी रहेगा वैल्यू, कोई भी वैल्यू सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर का जो रहेगा उसी में आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो ऐसा, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक दे दीजिए, इतना kg, या फिर ग्राम में आप लिख सकते हैं 1.56, 10 पावर -3 को हटा दे, ये ग्राम भी हो गया। हालांकि आंसर आपको देना है SI में ही, kg में ही। ठीक है, ऑप्शन अगर रहेगा तो ऑप्शन में आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ गया। ठीक है, बस इतना ही था, बस यही सिचुएशन समझना होता है। हालांकि इस तरह की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे आप न्यूटन्स लॉ में। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।